नमस्कार, मैं प्रोफेसर अर्थ हूं। हर सेवा या वस्तु जिसका मूल्य है वो सभी अर्थ है। मैं अपने 17 साल का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि मेरे इन प्रयासों से आपकी वित्तीय बुद्धि की समझ बढ़ सके और आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को सही जगह निवेश कर सकें। तो चलिए आज बात करते हैं उस एक सवाल की जो हर टैक्स भरने वाले के मन में घूमता है। टैक्स बचाने के लिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ईएलएसएस में पैसा डालें या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ को चुनें। ये सवाल बहुत बड़ा है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जब सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचाने की बात आती है तो यही दो नाम सबसे पहले दिमाग में आते हैं। पर इनमें से बेहतर कौन है? देखिए, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। सही चुनाव किसी के अपने वित्तीय लक्ष्यों और हालात पर निर्भर करता है। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए हम 5 कदम चलेंगे। पहले हम समझेंगे कि ये टैक्स बचाने की पहेली है क्या। फिर हम इन दोनों खिलाड़ियों ईएलएसएस और पीपीएफ को आमने सामने खड़ा करेंगे, उनके नियम और शर्तें जानेंगे। फिर देखेंगे कि रिटर्न का असली खेल क्या कहता है और आखिर में हम इस फैसले पर पहुंचेंगे कि किसी के लिए सही रास्ता क्या हो सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, हर साल सेक्शन 80C हमें 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स बचाने का मौका देता है। अब बाजार में तो एनपीएस, यूलिप और टैक्स सेवर एफडी जैसे कई ऑप्शंस हैं, लेकिन सच कहूं तो असली मुकाबला हमेशा ईएलएसएस और पीपीएफ के बीच ही होता है। तो आइए इन दोनों महारथियों की पहचान को जरा करीब से समझते हैं। ये सिर्फ दो स्कीमें नहीं हैं, बल्कि ये निवेश की दो अलग अलग दुनिया हैं। एक है इक्विटी की दुनिया और दूसरी है डेट की। देखिए, ईएलएसएस ये एक म्यूचुअल फंड है। इसका मतलब इसका पैसा सीधे शेयर बाजार में लगता है। तो जाहिर है रिस्क ज्यादा है, लेकिन फिर रिटर्न भी जबरदस्त मिलने की उम्मीद रहती है। अब दूसरी तरफ है पीपीएफ। ये एक सरकारी गारंटी वाली स्कीम है। इसका पैसा सरकारी बॉन्ड्स में जाता है, मतलब रिस्क ना के बराबर और रिटर्न बिल्कुल स्थिर और तयशुदा। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कि जब बात नियमों और शर्तों की आती है तो ये दोनों एक दूसरे के सामने कहाँ टिकते हैं, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो सीधे सीधे हमारे पैसे पर असर डालती हैं। जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क है लॉक इन पीरियड। ईएलएसएस में पैसा सिर्फ 3 साल के लिए लॉक होता है, जो 80C के सभी ऑप्शंस में सबसे कम है। वहीं पीपीएफ ये एक लंबी कहानी है, पूरे 15 साल। इसी वजह से जब पैसे की जरूरत पड़ती है यानी लिक्विडिटी, तो ईएलएसएस कहीं बेहतर है। पीपीएफ में 5 साल बाद थोड़ा बहुत पैसा निकाल सकते हैं, पर पूरी रकम तो 15 साल बाद ही हाथ आती है। अच्छा, लोन की सुविधा ये सिर्फ पीपीएफ में है, वो भी तीसरे से छठे साल के बीच। ईएलएसएस में ऐसा कुछ नहीं है। और अब सबसे जरूरी बात, टैक्स। पीपीएफ से मिला पैसा मैच्योरिटी पर पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, जबकि ईएलएसएस में अगर 1 लाख से ज्यादा का मुनाफा हुआ तो उस पर 10% का टैक्स देना पड़ता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। तो ये सारे नियम कानून तो ठीक हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि लंबे समय में पैसा बनता कितना है। चलिए एक केस स्टडी से समझते हैं। चलिए मान लेते हैं कि कोई हर महीने 5,000 रुपए का निवेश कर रहा है। अब हिसाब लगाने के लिए हम ईएलएसएस पर करीब 12% का औसत रिटर्न मानकर चलते हैं और पीपीएफ पर 8% का, जो कि इनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए काफी वाजिब है। तो 5 साल बाद क्या होता है? 3 लाख के निवेश पर पीपीएफ उस रकम को करीब 3,80,000 रुपए बना देता है। वहीं ईएलएसएस ये उसे 4,26,000 तक ले जाता है। तो आप देख सकते हैं कम समय में भी ईएलएसएस ने एक अच्छी खासी बढ़त बना ली है। और अब देखिए असली जादू। ये है कंपाउंडिंग की ताकत। 15 साल बाद 9 लाख का कुल निवेश पीपीएफ में बढ़कर 17.5 लाख रुपए हो जाता है, लेकिन ईएलएसएस में वही पैसा 25 लाख रुपए बन जाता है, मतलब करीब करीब 7.5 लाख रुपए ज्यादा। यहां आकर फर्क जमीन आसमान का हो जाता है। तो अब हम आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि इन दोनों में से किसी के लिए क्या सही है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, फैसला इस बात पर नहीं है कि कौन सा बेहतर है, फैसला इस पर है कि किसी के लक्ष्य के लिए कौन सा सही है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, अगर लक्ष्य रिटायरमेंट या बच्चों की शादी जैसा लंबा है, जहां कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो पीपीएफ अपनी सरकारी गारंटी के साथ एक शानदार और सुरक्षित विकल्प है। पर अगर लक्ष्य 3 से 7 साल का है, जैसे कार खरीदना या घर के लिए डाउन पेमेंट जुटाना, जहां ज्यादा रिटर्न के लिए थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है, तो वहां ईएलएसएस बाजी मार सकता है। तो ये रही एक सीधी साधी 3 स्टेप चेकलिस्ट जो फैसला लेने में मदद करेगी।
पहला कदम, अपनी रिस्क लेने की क्षमता को पहचानिए। क्या बाजार के उतार चढ़ाव से कोई घबराता तो नहीं? दूसरा कदम, अपना लक्ष्य तय कीजिए, ये बचत किस लिए हो रही है? और तीसरा कदम, अपना टाइम होराइजन देखिए, पैसा चाहिए कब, 3 साल में या 15 साल बाद? इन 3 सवालों के जवाब ही सही रास्ते की तरफ ले जाएंगे। तो अब जब सारे तथ्य सामने हैं, सवाल ये उठता है कि कोई अपनी वित्तीय यात्रा के लिए कौन सा रास्ता चुनेगा। बस याद रखिएगा, सही फैसला हमेशा किसी के अपने रिस्क, लक्ष्य और समय पर ही निर्भर करता है। मैं यहाँ मनोरंजन के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि समाज में अच्छी वित्तीय जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया सब्सक्राइब करने के लिए समर्थन करें।